शीट मेटल पढ़ रहे हैं। शीट का मतलब है प्लेट जो 8 mm से छोटी है, क्योंकि ये गेज में नापा जाता है और स्टैंडर्ड वायर गेज जो एक आपका गेज है उससे नापी जाती है शीट। जैसे वायर नापा जाता है वैसे ही शीट नापी जाती है। वायर में डायमीटर नापा जाता है और शीट की थिकनेस नापी जाती है। पतली है ना तो वर्नियर कैलिपर और वो एक साथ चट्टा लगा रहता है, उसमें निकाल के वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर लगाना मुश्किल हो जाता है और बार बार उसकी रीडिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक गेज बना रखा है, उसमें स्लॉट्स बने रहते हैं, वो आपको फोटो में दिखाई भी दे जाएगा। यहाँ पर स्लॉट्स बने रहते हैं, उस स्लॉट में जिसमें वो आ रहा है दोनों तरफ छूता हुआ वही उसका साइज़ है। वो गेज नंबर में नापा जाता है और गेज नंबर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया उसको इंच में या mm में कैसे करते हैं। तो जो सबसे छोटा गेज होता है उसको हम कहते हैं जीरो गेज और वो होता है 8.2 mm का, 8 mm मान लो आप। तो इस जैसे जैसे ये गेज नंबर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 36 तक तो आपके स्टैंडर्ड वायर गेज में स्लॉट बने ही रहते हैं, पर ये 50 तक हो सकते हैं। जैसे जैसे ये गेज बढ़ेंगे इनका साइज छोटा होता चला जाएगा, मतलब थिकनेस कम होती चली जाएगी। गेज नंबर के बढ़ने से ये थिकनेस कम होती चली जाती है। तो सबसे बड़ा साइज हमारे पास क्या आ गया शीट का, थिकनेस 8 mm। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 mm से पतली प्लेटों को हम शीट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगली बात है इसमें मेटल। मेटल मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, कोई भी ऐसा धातु, मेटल मतलब धातु जिसमें मैलिएबिलिटी के गुण हों अच्छे। मैलिएबिलिटी मतलब उन्हें पीट पीट कर चपटा बनाया जा सकता हो, उसको हिंदी में आघातवर्धक कहते हैं उस गुण को, आघातवर्धक। तो जिसमें भी आघातवर्धकता का गुण होगा ज़्यादा, आप समझ जाएंगे उतनी ही पतली शीट उसकी बन सकती होगी। जिसमें मैलिएबिलिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आघातवर्धक, मतलब जो चोट को सहने की क्षमता रखता हो और उसमें टूटे ना, फटे ना, फैल जाए, बिना टूटे फैलने के गुण को हम आघातवर्धक कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, गुड है। ऐसे समझ लेना, अगर आप मिट्टी के ऊपर बेलन चलाएंगे तो चूरा नहीं बन जाएगा उसका, वो फैलेगा नहीं। लकड़ी को आप पीटना चाहेंगे तो फट जाएगी ना, उनमें आघातवर्धक का गुण नहीं है इन चीज़ों में। ये बात समझ में आ रही है? हालांकि लकड़ी और मिट्टी मेटल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये कौन कौन से हो सकते हैं? एलॉय भी हो सकते हैं, प्योर मेटल भी हो सकता है। प्योर मेटल मतलब जैसे आयरन की शीट हो सकती है, आयरन की GI शीट भी हो सकती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं उसको। ये कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, टिन की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, लेड की हो सकती है। PB मतलब लेड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? और एलॉय यानी कि स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है, माइल्ड स्टील की भी हो सकती है। माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील, उसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? तो ये हमारे मेटल्स हैं जिनकी ये शीट बन सकती है। प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये बनेगी वो कोल्ड रोल्ड भी हो सकता है, हॉट रोल्ड भी हो सकता है, मतलब गर्म अवस्था में उसको बनाया गया है, या आखिरी के कुछ पासेज में ठंडी अवस्था में उसकी रोलिंग मिल से निकाला गया है। इसमें हम हथौड़े मार के नहीं बनाते हैं, रोलिंग मिल में से दबा दबा के उन चीज़ों को चपटा करते हैं, फैलाते हैं, थिकनेस कम करते चले जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस भी है, इनको आप क्वालिटी भी कह सकते हो, हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड क्वालिटी। इस दोनों क्वालिटी में ये प्लेट्स आपकी, ये शीट्स आपको अवेलेबल मिलती है। ठीक है, अब किस आकार में मिलती है शीट्स? अवेलेबल मतलब ये उपलब्ध हैं। प्लेट, शीट, फ्लैट्स या स्ट्रिप्स। फ्लैट और स्ट्रिप्स एक जैसी चीज़ें हैं, प्लेट और शीट एक जैसी चीज़ें, मतलब या तो प्लेट जैसे आकार की होंगी या पतली पतली पट्टियों के आकार में आपको ये रेडीमेड मिल जाती हैं। और बनाने पे बन भी जाती है, किसी भी साइज़ के आप बनवाना चाहो बन जाएगी ये। वैसे मार्केट में 1 इंच चौड़ी, 2 इंच चौड़ी इस तरीके की पट्टियाँ मिलती हैं, ये किसी भी थिकनेस की आप लेना चाहें तो। ठीक है, प्लेट्स की दुकान में मिल जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आखिरी चीज़ जो हमें समझनी है, यूजेस, किस यूज़ के, मतलब किस काम के लिए इस प्रयोग होती है शीट। पंखे की, पंखे देख रहे हैं, पतली शीट की है ना, 8 mm से तो पतली होगी ना ये शीट। ये जो पाइप आप जिस पे कुर्सी पर बैठे हैं, जिस पाइप को बनाया गया है, अगर ये ERW पाइप है, ERW मतलब जो वेल्डिंग करके बनाए जाते हैं पाइप, गोल भी हो सकते हैं, चकोर भी हो सकते हैं, उनको शीट से ही तो बनाया गया होगा, तब जाके वेल्डिंग कर दी गई होगी। ये बात समझ में आ रही ना? पतले थिकनेस के पाइप, बर्तन, ब्लेड्स, कवर, हुड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो हमें शीट मेटल से बनानी पड़ती है, तो इनका प्रयोग ऐसे होता है। अब इस पूरे मॉड्यूल में जो आपका तीसरा मॉड्यूल है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं उसका भी एक मैं यहाँ पर एक खाका आपको लिख देता हूँ, ताकि आप तैयार रहें कि अगले लेक्चर में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियाँ। शीट मेटल क्योंकि बहुत पतली चादरें होती हैं तो खतरे हैं ना, चोट लगने के खतरे हैं। उनको उठाते हुए कट लग सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकती है। उसके साथ कुछ इक्विपमेंट, टूल्स हम प्रयोग करते हैं, उनमें भी काटने वाले में तेज धार होती है, चोट लगने के डर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या
सेफ्टी और प्रिकॉशंस हैं जो हमें शीट मेटल में या किसी भी मेटल की कोई जॉब बनाने में जब हम कार्य करते हैं तो हमें कोई ना कोई सेफ्टी चाहिए होती है। तो एक बार हालांकि ये पहले मॉड्यूल में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे। इक्विपमेंट्स, मशीन्स और गेजेस, ये भी हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट, देखिए हथौड़ा हमने पहले भी पढ़ लिया, बेसिक फिटिंग जो मॉड्यूल 2 था उसमें हमने हथौड़े पढ़े ना, छेनी भी पढ़ी। इसमें हथौड़े हम प्रयोग करेंगे, पंचिस भी प्रयोग करेंगे, लेकिन वो हल्के होंगे। आप अगर भारी करोगे तो उसमें मुड़ तो जाएगा, साथ में डेंट भी पड़ जाएगा। हमें इसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। सोचो आपके पंखे की पंखड़ियों में अगर हथौड़े का चोट का निशान, उसमें एक थोड़ा सा निकला हुआ हो, आप खरीदेंगे उसको? उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी ना। कोई पाइप है उसके अंदर गड्ढा, डिप्रेशन आया हुआ हो, आप खरीदेंगे उसको? उसमें खूबसूरती खराब हो जाती है। और उसमें अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें बीच में रुकावट आने लगती है। पंखे में अगर ये थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चोट लगने पे इधर उधर हो गया, तो आपको हवा उतनी आएगी नहीं ना, उसका प्रोफाइल ही खराब हो गई आपकी ब्लेड की। बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी खूबसूरत हमने हुड बनाया, लेकिन हुड जो है उसमें गड्ढे के निशान आ रहे हैं, हथौड़े की चोट के निशान आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगे ना। इसलिए इक्विपमेंट इनके होते तो वैसे ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़े अलग होते हैं। जैसे इसमें हथौड़ा हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसको मैलेट कहते हैं। लकड़ी के हथौड़े को प्रयोग करेंगे ताकि इसमें डेंट ना पड़ जाए। और अगर लोहे के हथौड़े को प्रयोग कर भी रहे हैं तो वो हल्का होगा और उसको लकड़ी के किसी गुटके पे रख के गुटके पे चोट मारी जाएगी ताकि नीचे मेटल पे उसका डेंट ना आए, उसका निशान ना आए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? वेरी गुड। ऐसे ही छेनी से नहीं काटते हम इसको, आरी से नहीं काटते हैं हम इसको, शेयर, स्निप्स, ऐसे कोई कैंची जैसे कोई चीज़ें होंगी, इनके इक्विपमेंट्स थोड़े से अलग होंगे तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। गेजेस, वर्नियर कैलिपर से लेके माइक्रोमीटर तक सब प्रयोग होगा। वायर गेज जैसी चीज़ें भी आएंगी, कॉम्बिनेशन सेट्स भी आएंगे। बाकी जो आपका ट्रेमल है, स्क्राइबर है, वो सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। बस ठीक है, ओके, ये पढ़ेंगे हम। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, हेमिंग और ग्रूव। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या क्या जॉइंट्स लगाते हैं हम, कैसे जॉइंट लगाते हैं हम? दो तरीके के, शीट मेटल पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, शीट मेटल पर वेल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि वेल्डिंग करते हुए वो जॉइंट नहीं लगाएगा उसमें और उसको गला देगा, क्योंकि इतनी पतली शीट है उसमें वेल्डिंग रॉड चलेगी नहीं। स्टिक वेल्डिंग तो बिल्कुल नहीं चलेगी, मतलब जो इलेक्ट्रोड वाली वेल्डिंग है वो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो हमें करनी पड़ती है सोल्डरिंग। तो हम सोल्डरिंग भी पढ़ेंगे इसमें, मैं लिख देता हूँ पहले, सोल्डरिंग। इसके अलावा जॉइंट्स हम रिविट के भी लगाते हैं, तो रिविट और रिविटिंग भी पढ़ेंगे। रिविट समझ गए? ओवरलैप करके या कोई कवर प्लेट लगा के हम होल करके उसके अंदर रिविट से उन दोनों को जोड़ देते हैं, दो पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं, उसको रिविटिंग कहते हैं। और सोल्डरिंग जो है वो एक और वेल्डिंग का प्रोसेस है, मतलब वेल्डिंग जैसा प्रोसेस है। सेमी परमानेंट फास्टनर होता है, उसमें हम बाहर से एक सोल्डर लगा के, टाँका जिसको कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत पतले बर्तन में अगर छेद हो जाए तो वो वेल्डिंग से नहीं, वो कॉपर के टाँके से जोड़ा जाता है। देखा है नहीं देखा है? उसको सोल्डरिंग कहते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स और भी होते हैं, मतलब हम कभी कभी शीट मेटल को ऐसे ही मोड़ के वहाँ पे, जैसे बाल्टी में आपने देखा होगा, बाल्टी में रिविट भी देखा होगा, किसी किसी बाल्टी में ऐसे मोड़ के भी हमने उसको ठोक दिया तो वो लीक प्रूफ हो जाता है। वो वाले जॉइंट भी पड़ेंगे, उनको हम सीम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? सीम। और किनारों को मोड़ दिया जाता है ताकि ऊपर बाल्टी में देखना वो बिल्कुल पतली शीट की बनी होती है, लेकिन उसको मोड़ दिया जाता है, कभी कभी सरिया रख के और कभी कभी ऐसे ही मोड़ दिया जाता है। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और चोट नहीं लगती उसको उठाने में। ये बात समझ में आ रही है? तो उसको हम हैमिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तब आपका ये मॉड्यूल खत्म हो जाता है। मोटे मोटे तौर पे हम हर लेक्चर में इन अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज के जो हमारा लेक्चर का फोकस रहेगा वो सेफ्टी और प्रिकॉशंस पे रहेगा। जब हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो किस चीज़ से सावधानी चाह रहे हैं? किस चीज़ से सावधानी है भाई? जोखिम। कुछ जोखिम होंगे उसी से तो सावधानी है, मतलब दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना हमारे लिए जोखिम है, उनसे तो सावधानी चाहिए ना बेटा। ये बात समझ में आ रही है? जोखिम को कहते हैं हैजार्ड्स। ये शब्द आप इंग्लिश में कभी पढ़ेंगे, हैजार्ड। हैजार्ड मतलब जोखिम, और उन जोखिम से हमें नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है आपके लिए कि वो कौन कौन से वजह होती हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, दुर्घटना के कारक तो हर समय विद्यमान है। ये पंखा लटक रहा है, कोई ना कोई गलती की होगी हमने कि ये टूट के मेरे सिर पे गिर जाएगा। कुछ ना कुछ तो गलती किसी ने करी होगी ना, ठीक है ना। मच्छर घूम रहे हैं, हो सकता है मुझे बुखार हो जाए, वायरल हो जाए। तो हर समय कारक तो विद्यमान है। हो सकता है हवा में कोई जहर घुला हुआ हो और मैं उसको सांस ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो कारक होगा ना। वो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं उसकी एक बार ज़रा चर्चा कर लें। पहली चीज़ है
है, हमें हैंडल ही नहीं करना आता इक्विपमेंट को, जॉब को, मतलब उसको हैंडल करने के हमारे तरीके गलत हैं। भारी जॉब है, लगातार उठाना पड़ रहा है, उसको उठाना पड़ रहा है, पता चला कमर बैठ गई, रीढ़ की हड्डी आपकी क्रैक तो नहीं होगी जब तक मैं हथौड़ा नहीं मारूंगा, लेकिन आप लगातार झुक के काम करोगे। जैसे आपने पुराने समय के लोगों को देखा होगा, पीढ़े पे बैठ के काम करते थे, सारे काम नीचे बैठ के काम करते थे, तो अधिकतर लोग बाबू की कमर झुक जाया करती थी। याद करो, देखा है आपने? अब नहीं होता वो, क्योंकि अब पीढ़ा नहीं दिखाई देता आपको। तो हमें हैंडलिंग अगर प्रॉपर नहीं है, किस किस की, वर्क पीस की यानी कि जॉब की, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, हथौड़े को चलाना नहीं आता, छेनी को चलाना नहीं आता, अपने हाथ पे ही मार लिया, अंगूठा सुझा लिया, टूल्स या मशीन्स, अगर इनकी हैंडलिंग हमने सही नहीं करी तो हमारे दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं। मतलब वो खतरे अब सर उठाने लगेंगे अगर हमें ये सही नहीं आता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एनवायरमेंट और स्पेस एंड एनवायरमेंट रिलेटेड। साफ सफाई नहीं है, फिसलन है, भरा भरा है, चलने की भी जगह नहीं है, गिर सकता है आदमी। ठीक है। प्रॉपर लाइट नहीं है, अंधेरा है, साफ हवा नहीं है, ये सारे के सारे चीज़ें आपके स्पेस और एनवायरनमेंट में आएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। और क्या हो सकता है बेटा, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस, सब एक ही जैसी चीज़ें, इनका मतलब बता रहा हूँ। केयरलेस मतलब भी लापरवाही, नेग्लिजेंस मतलब भी नज़रअंदाज करना, वो भी लापरवाही हो गई ना, नज़रअंदाज। और अज्ञानता, इग्नोरेंस मतलब हमें पता ही नहीं है, खतरे भी हैं कुछ यहाँ पर, अज्ञानता। तो बच्चे तो नहीं हो ना आप भाई, आपको ये तो पता होगा ना कि अगर कोई चीज़ चल रही है उसके अंदर हाथ दे दोगे तो चोट लग जाएगी। बच्चे को शायद ना पता हो, चलते हुए पंखे में ऐसे हाथ देने की कोशिश करता है, या स्विच में वो ऐसे उंगली लगाने की कोशिश करता है, उसको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना, आपको तो काम करना पड़ेगा वर्कशॉप में जाके। तो ये आपके वजह हो सकती है जिससे दुर्घटनाएं अपना सर उठाने लगती है। इसमें कोई शक हो रहा है क्या आप लोगों को? सब समझ में आ रही है ना बेटा बात? इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है भाई, आपको हैंडलिंग भी पता है, आपको ने स्पेस भी सब क्लीन कर रखा है और आप बहुत सावधानी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जिस इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं वो ही फॉल्टी है। मतलब हैंडल हिल रहा उसका, या जो रिवेट है या आपका वो छेनी उसका सिर जो है वो मशरूम को फटा हुआ है, मतलब उसमें ऐसे फट गया है वो, उसको ग्राइंड कर लो ना पहले, वरना वो चोट मारोगे उसका एक टुकड़ा कूद के निकलेगा। ठीक है। या आपका चश्मा जो आपने पहन रखा है वो इतना धुंधला हो गया है कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है उसमें। अगर आपके टूल्स और मशीन्स ही फॉल्टी हैं तो भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो आखिरी ये लिख सकता हूँ, फॉल्ट मतलब जिसमें कोई फॉल्ट हो, फॉल्टी मशीन्स एंड टूल्स। अगर आप फॉल्टी मशीन्स और टूल्स को प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर ले कि अब करें क्या। मतलब ये सब तो समझ में आ गया कि भाई ये कारक हैं और ये वर्कशॉप में विद्यमान रहेंगे, ये चीज़ें हैं, मतलब ये कॉजेज़ हैं, वो तो हैं, खतरे तो हमेशा हैं, पर ये हमारी अज्ञानता, हमारी लापरवाही, जो टूल्स हैं वो सही नहीं है, हमारा हैंडल करने का तरीका सही नहीं है, इस तरीके की चीज़ों से खतरे हो जाते हैं। और खतरे एकदम इमीडिएट हों ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम चोट लग जाए तो ही आप उसको खतरे माने। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई साल तक आप काम करते रहे, पता चला कि आपके शरीर को भी नुकसान कर दिया उसने। धीरे धीरे भी हो सकता है वो खतरा, हमें हर तरीके की चीज़ों को नज़र रखनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो जरा एक बार ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वर्कशॉप में आमतौर पर जो मेजर का खतरे हैं वो हमने सेफ्टी वाले उसमें भी पढ़ लिया था, एक बार फिर उसको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकते हैं खतरे, हैजार्ड्स। मैकेनिकल मतलब जो डायरेक्ट आपको चोट मारेंगे, वैसे भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, एर्गोनॉमिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। जरा एक बार लिख लेते हैं और आपको समझ में आ जाए, ऐसे मोटे मोटे शब्द बना दिए, आपको समझ में आ जाए तो मैं इसको आसान करके लिख देता हूँ। मूविंग पार्ट्स, खतरा है या नहीं है? और साथ साथ ये भी करते रहें कि इन खतरों को निपटने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी होती है। मूविंग पार्ट मतलब जैसे कोई मोटर का पंखा चल रहा है, वो लग सकता है ना किसी को, मतलब किसी का कपड़ा फंस जाएगा ना उसमें। जैसे लेथ मशीन की बेल्ट चल रही है, कोई पट्टा चल रहा है, कहीं बेल्ट पुली चल रही है, चेन ड्राइव चल रही है, ये सब चल रही है। तो मूविंग पार्ट्स, इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? लूज कपड़े ना पहनो, और जहाँ पे वो मूविंग पार्ट है उसके ऊपर कवर लगा के रखो भाई, उसको खुला थोड़ी छोड़ दोगे। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? सिंपल है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं, इस एग्जाम में भी आ सकते हैं, आगे के कॉम्पिटिशन में भी आ सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, हमें थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को पकड़ना है। उसके बाद सवाल किसी भी शेप में लिख दे वो,
परवाह नहीं, आप उसका आंसर ढूंढ लोगे, क्योंकि 4 में से एक ही उत्तर सही होगा, बाकी नहीं होंगे। एक उत्तर सही नहीं कहना चाहिए, उपयुक्त होगा ये कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑल ऑफ द अबव भी लिखा होता है नीचे, तो सारे ही उत्तर सही होते हैं। तो सबसे उपयुक्त उत्तर तक हमें पहुंचना होता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, डर नहीं रहे होंगे, तो सवाल का उत्तर अपने आप ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये बात समझ में आ गई। और खतरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि विद्युत रहेगी, कोई भी वर्कशॉप ऐसी नहीं है जो बिना विद्युत के काम कर रही हो। बात समझ में आ रही बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से पहले मूविंग पार्ट में और बताओ। जरूरी नहीं है पंखा बेल्ट ये वो, अरे मूविंग पार्ट हथौड़ा भी है। जब हथौड़ा चल रहा है तो वो भी मूविंग पार्ट बन जाता है ना, वो भी तो चलित कोई चीज़ है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये बात समझ में आ रही है? ऊपर से बोल्ट खुल के गिर गया तो वो भी मूविंग पार्ट ही बन गया भाई। समझ में आ गई ये नहीं बात? अगर आपका पैर फिसल गया तो चाहे धरती आपके सिर पर आगे लगी हो या आपने अपना सिर ठोक लिया हो धरती में, मूविंग पार्ट ही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक बड़े पर्सपेक्टिव में कवर कर लेना। बात समझ में आ रही है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी झटका लग सकता है, बहुत फैटल हो सकता है, फैटल मतलब जानलेवा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कोई लाइव वायर कहीं जा रहा हो तो वो अच्छी तरह इंसुलेटेड हो, कवर्ड हो, किसी का अनजाने में भी हाथ ना लग जाए उसके ऊपर। कोई फॉल्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, इसीलिए तो आप लोगों की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों की ज़रूरत होती है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिसिटी एक खतरा, संभावित खतरा पोज करता है, एक हैजार्ड पोज करता है। और क्या हो सकता है बताओ? कुछ आ रहा है दिमाग में? फायर, ज्वलनशील चीज़ें, उनको हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं, उन्हें अलग रखो, सावधानी से रखो, उनके आसपास कोई आग वाग ना हो, ग्राइंडर ना चल रहा हो, ग्राइंडर से चिंगारियाँ निकलती है ना बेटा, गैस कटिंग ना हो रही हो, गैस वेल्डिंग ना हो रही हो, माचिस सिगरेट बीड़ी ये सब वहाँ ना पियो अगर वहाँ पर ज्वलनशील कोई पदार्थ रखा हुआ है। प्रेशर, प्रेशर लिक्विड का भी हो सकता है टैंक में प्रेशर में कोई लिक्विड भरा हुआ हो। हम टेस्टिंग करते हैं आमतौर पर, जब टैंक बनाते हैं तो उसमें लीक तो नहीं हो रहा, उसके अंदर हम हाइड्रोलिक टेस्टिंग करते हैं उसकी, तो प्रेशर 5 kg तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता वो, लेकिन फिर भी प्रेशर है। ज़्यादा प्रेशर किसमें होता है? ऑक्सीजन के सिलेंडर में। 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब समझ रहे हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब लगभग इतना बड़ा, इतने बड़े क्षेत्रफल पे 1.5 क्विंटल का वजन आ रहा है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। बात समझ में आ रही है? आमतौर पर ये प्रेशर एयर में और गैसेज में, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें हम मिलता है, और उसकी नोजल जो है वो बहुत हैंडल विद केयर, उसके ऊपर कैप वैप लगी रहनी चाहिए, और उसको ऐसे लुढ़का के या गिरा के नहीं करना चाहिए। जैसे रिक्शाओं में तुमने देखा ना, वो लेके जाते हैं रिक्शाओं में, वो कायदे में हमारे प्रशासन को अलाउ नहीं करना चाहिए। उसकी वाल बाहर निकल रही है, कोई साइड में से मोटरसाइकिल वाला आके उसके हल्का सा भी अगर टक्कर मारेगा तो वो रॉकेट बन जाएगा आपका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ये सारी चीज़ें हमें सावधानी रखनी पड़ेंगी अब, ठीक है? इसके अलावा और क्या क्या खतरे हो सकते हैं बच्चों? अच्छा, प्रेशर का है, उसके ऊपर प्रेशर के वाल्व लगे होने चाहिए, प्रेशर रिलीफ वाल्व होने चाहिए, मीटर लगा होना चाहिए, कहीं प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि गर्मी में प्रेशर बढ़ने लगता है अंदर। अब 150 kg का प्रेशर अगर 250 तक पहुंच जाएगा तो उसका वो सिलेंडर तो वैसे ही बम की तरह फट जाएगा। आपका जो LPG का सिलेंडर है ना, वो आग लगने से नहीं फटता कभी भी। कभी आपको लगे कि आग तो लगाएगा ही, वो बर्नर में आग नहीं लगेगी। अगर उसमें आग लगनी होती तो आग तो वो तो रास्ता खुला हुआ है आग का, चला जाएगा पीछे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आग से नहीं फटता है। आग अगर आसपास बहुत ज़्यादा लग गई उस सिलेंडर के, तो अंदर की एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सिलेंडर फट जाता है, और फटते ही वो ज्वलनशील है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। प्रेशर ज़्यादा खतरनाक चीज़ है LPG सिलेंडर में। बात समझ आ रही है? तो प्रेशर एक हो सकता है। और क्या हो सकता है? नॉइज़। प्रेशर समझ में आ गए? इससे बचाव के लिए हमें प्रेशर मीटर लगानी चाहिए, प्रेशर वाल्व लगानी चाहिए, रिलीफ वाल्व लगानी चाहिए कि दुर्घटना ना हो, वो वाल्व खुल जाए और प्रेशर सारा वहाँ से निकल जाए। अगर कोई, जैसे तुम्हारे प्रेशर कुकर में ऊपर घंटी नहीं लगी रहती, उसमें 3 प्रेशर के ऐसे वो लगे होते हैं कि दुर्घटना से बच सकते हैं, फटने से बचेगा, क्योंकि अगर वो फटा तो वो हैंड ग्रेनेड की जैसा हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब उसके टुकड़े उड़ेंगे और किसी को भी लग सकते हैं। तो उसको फटने से बचाने के लिए ऊपर एक सीटी लगी रहती है। अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सबसे पहले सीटी भाग जाएगी। अगर ये सीटी भी किसी दाने वाने की वजह से फंस गई है तो आपने हैंडल के नीचे एक हेक्सागोनल एक वो देखा होगा, वो भी आपका प्रेशर का सेफ्टी इक्विपमेंट का काम कर रहा है, वो निकल जाएगी। और एक रबड़ का आपने वो देखा होगा, सीलिंग भी करता है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो रबड़ की उसको हटा के और वहाँ से प्रेशर निकल जाएगा। तो कुछ गरम गरम हवा हुआ तो लग जाएगी, लेकिन कुकर नहीं फटेगा। पहले स्टोव बहुत फट जाते थे बेटा, पहले के समय में स्टोव वगैरह बहुत फट जाते थे। अब इतनी सेफ्टी हम रखते हैं इक्विपमेंट के साथ, इतने उसमें वो लगा देते हैं, उसमें इतने सेफ्टी वाल्व लगा देते हैं कि दुर्घटना ना हो पाए। ये बात समझ में आ रही है बेटा?
उसके बाद है नॉइज़। नॉइज़ मतलब आवाज़। वो जो तुम डीजे वीजे सुनते हो ना, वो बहुत खतरनाक है भाई। 70-80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ होने लगती है, उससे पहले साउंड कहलाते हैं। आप लगातार उस नॉइज़ में रहेंगे। जैसे आपने फैक्ट्री में देखा होगा, ग्राइंडर चलता रहता है, हथौड़े चलते रहते हैं, हैमर प्रेस चलती रहती है, घन घन की आवाज़ आती रहती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। मजबूरी है, वो आना पड़ेगा, वहाँ पे साइलेंसर नहीं लगा सकते। लेकिन अपने कानों में तो प्लग लगा सकते हो। अगर आप लगातार उस आवाज़ों में रहोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ साल लगातार शोर में रहने के बाद बहरेपन का शिकायत आ जाएगी। तो अपने आप को बचाना है, मतलब हमें पता होना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यही तो मकसद है आज के लेक्चर का, ये बात समझ में। उसके अलावा केमिकल हो सकता है, रासायनिक तेजाब हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो नाक से या मुंह से या आपकी स्किन पे लगने के बाद आपको परेशान कर सकता है। तो केमिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, है ना। उनके लिए ये है कि जो भी, मान लीजिए आप तेजाब में काम कर रहे हैं तो आप रबड़ के दस्ताने पहन के रखें। अगर तेजाब आपको लग रहा है कि लगा हुआ हो सकता है तो आप रबड़ के दस्ताने पहन के रखेंगे। इस तरीके के सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। आपको लगे टॉक्सिक कोई गैस है आसपास, केमिकल ऐसा है जो आप सांस से या मुंह से ले सकते हैं, तो मास्क लगा के रखेंगे आप। और मास्क ये कोरोना वाला मास्क नहीं, वो जो एक दूसरा रेस्पिरेटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के हम सेफ्टी इक्विपमेंट, PPE जिनको कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का हम प्रयोग करेंगे। और ये तब करेंगे जब आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बताया दुर्घटना इग्नोरेंस से होती है या लापरवाही से। आपको कोई बात नहीं, हेलमेट नहीं लगाना, मोटरसाइकिल 100 की स्पीड पे चलानी है और चलानी भी सांप जैसी है, तो इस तरीके की लापरवाही और नज़रअंदाज ये आपको एक्सीडेंट करवाएंगे, दुर्घटना करवाएंगे। हेलमेट पहन के चलो, स्पीड लिमिट जो निर्धारित है उस पर चलो, अच्छे नागरिक बनेंगे। और वर्कशॉप में तो ये अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब मकड़ी, सांप, बिच्छू से लेके और मच्छर तक, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस तक। कोरोना वायरस फैल गया ना, ये सब बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब कुछ जैविक खतरे हैं। उसके लिए हाथ धो, सफाई का ध्यान रखो, हाइजीन जिसको कहते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ रखो, उसको गंदा मत करो, बार बार हाथ धोते रहो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं एक्सपोज हुए हैं, हाथ मिलाने से अच्छा नमस्ते करो। अपनी पर्सनल सेफ्टी को हाई रखो, हाइजीन को मतलब साफ सफाई को ऊपर रखो। वर्क प्लेस साफ सुथरा होना चाहिए, मच्छर मारने की दवाई छिड़की हुई होनी चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए, कीट पतंगे नहीं होने चाहिए। इस तरह की सावधानियां हमें हमेशा रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? आप मतलब आप कहें कि जी हम कहाँ से लाएंगे पैसा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि नज़र रखो कि गंदा तो नहीं है। ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। आप कहें वो क्यों खर्च करेंगे हमारे लिए ऊपर? इसलिए खर्च करेंगे क्योंकि अगर आप बीमार हो गए और एक हफ्ते की आपने छुट्टी मार ली, उनका नुकसान हो जाएगा। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा या मतलब कोई नेग्लिजेंस या इग्नोरेंट कोई मैनेजमेंट होगा जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहेगा, क्योंकि ये करना सस्ता पड़ता है। आप लोगों को सुरक्षित रखना हमारे फ़ायदे का काम है। जो ओनर हैं या मैनेजमेंट है उनको ये बात पता होती है और नहीं पता होती, और अगर कोई सुन रहा है इस वीडियो को तो उनको पता लग जानी चाहिए इन बातों को, ठीक है। और भी होता है जैसे साइकोलॉजिकल, मनोदशा से संबंधित है। मूड का मतलब माहौल ही आपने अच्छा नहीं दे रखा, वहाँ पे हर समय तो डांट पीट होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, काम करने का मन ही नहीं करता है आदमी का, ठीक है ना। तनाव है या कोई वेलफेयर की तो स्कीम ही नहीं है, PF नहीं कटता है। इस तरीके की बातें जो हैं आपको साइकोलॉजिकल, फिर आपका दिमाग उधर चला जाएगा और हथौड़ा इधर चल रहा होगा, अंगूठा बीच में आ जाएगा। तो ये भी खतरे हैं, इनसे भी अपने आप को बचाना है। जब आप जॉब करेंगे ना तो साइकोलॉजिकल खतरा बहुत बड़ा खतरा होता है। यार सैलरी कम है, इस समय घर में बच्चों पता नहीं क्या कर रहे होंगे, एक तनाव आता है, मनोदशा वाला तनाव कहते हैं उसको, मानसिक तनाव आता है, वो भी खतरा है। तो हमें इस तरीके के वेलफेयर्स करने पड़ते हैं। हो सकता है हमें उनको क्वार्टर बना के देने पड़े आसपास ही, ताकि उनको परिवार की दिक्कत ना हो। हमें PF वगैरह काटने पड़ते हैं, हमें एक कॉमन हॉल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवानी पड़ती है ताकि उनको हर चीज़ वहीं मिल जाए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ये फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर एक वर्कर खुश होकर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, परेशान होकर अच्छा काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसके अलावा एर्गोनॉमिकल, ये जब आदमी लगातार काम करता है एक जैसा काम, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे होंगे, जो भी आपकी ट्रेड है आपको एक जैसा काम करना पड़ेगा। जिस भी फैक्ट्री में होगा उसमें फिटर का एक खास तरीके का काम होगा, हो सकता है वो लगातार बैठ के काम कर रहा हो, तो हम उसको बेंच वाइज देते हैं। अगर जहाँ तक हो सके हम उसको खड़े होकर काम करवाने का, एक लगातार बैठ के काम नहीं कर सकता, या बीच में उसको ब्रेक देना पड़ेगा, वरना उसकी कमर बैठ जाएगी बेचारे की।
कमर में दर्द हुआ 2 दिन की छुट्टी मारेगा, बूढ़ा हो गया तो कमर टूट ही जाएगी, लेकिन 2 दिन की छुट्टी तो बीच में मारेगा ना, और प्रोडक्शन का नुकसान होता है उससे। तो एर्गोनॉमिकल खतरे भी होते हैं। मशीनों को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है और काम करने के तरीकों को ऐसा इवॉल्व किया जाता है फैक्ट्री में कि ताकि आप बहुत सुविधाजनक अवस्था में खड़े होकर उस कार्य को लंबे समय तक कर पाएँ। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये कुछ खतरे हैं, पहले भी आपने पढ़े होंगे, एक बार मेरी नज़र से पढ़ लिए शीट मेटल को शुरू करने से पहले, क्योंकि शीट मेटल बहुत पतली चादर है, कट लगने का, चोट लगने का इक्विपमेंट्स भी हैं, मशीन्स भी हैं, मोटर से चलने वाली मशीन्स भी हैं और तेज धार वाली मशीन्स भी हैं, मतलब टूल्स भी हैं। खतरे तो हैं, ठीक है। और आमतौर पर हम टेबल पे के ऊपर रख, क्योंकि हल्के जॉब होते हैं, वाइस में बांध के काम करते हैं इसको, तो उसके साथ हथौड़ी रखिए, पैर पे गिर सकती है, बूट वगैरह पहन के रखो। आप ये बात समझ में आ रही है? और जॉब को ऐसा प्लेस करो कि हाथ लगने से आपका टूल्स और इक्विपमेंट नीचे पैर पे ना गिर जाए। इस तरह की कुछ सावधानियां हैं, बहुत जनरल सावधानियां हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ी कोई हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र नहीं है सुरक्षा की तो चोट खाओगे। एक नज़र होनी चाहिए सुरक्षा की, भाई मुझे सुरक्षित रखना है। किस किस को? अब ये सुरक्षा किस किस की है? व्यक्तिगत हमारी सुरक्षा है, उसके लिए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत सावधानी हो सकती है। इस जॉब की सुरक्षा है जो आप बना रहे हैं, उसके लिए आपकी ये थ्योरी और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग जरूरी है कि जॉब कितने टॉलरेंसेस में बननी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होना है, वो वाला जॉब की सुरक्षा भी है। पता चला जॉब बन तो गया लेकिन गलत बन गया। साथ में काम करने वाले लोग बागों की सुरक्षा है। आप वेल्डिंग कर रहे हैं, आपने तो पहन रखा चश्मा या स्क्रीन, उसने तो नहीं पहन, उसने देख लिया बेचारे को, वो रात को सो नहीं पाएगा, उसकी आंखों में दर्द होगा, उसकी भी सुरक्षा है। हमारे टूल्स और इक्विपमेंट की सुरक्षा है। आप टूल को ऐसा चला रहे हैं कि वो खराब हो रहा है, वर्नियर कैलिपर को आपने बिल्कुल खींच दिया या माइक्रोमीटर को आपने बिल्कुल कस दिया तो उसमें एरर आ जाएगा, टूल खराब हो गया। हमारे कस्टमरों के हित की सुरक्षा है। हमने कहा पता नहीं चलेगा उसमें, इसमें कोई घटिया माल लगा दो, वो टूट जाएगा बेचारे का, उसके हितों की रक्षा है, वो भी तो सुरक्षा है ना। हमारे कंपनी के प्रॉफिट की सुरक्षा है, हमारे कंपनी के नाम की सुरक्षा है। बात समझ में आ रही है? ये सुरक्षा सिर्फ आपके व्यक्तिगत लेवल तक नहीं रहती है, बड़ा इसका एक बड़ा कवर है, उसके अंदर हम सुरक्षा को समझते हैं। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब की सुरक्षा है। तो हमारी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि खुद को तो सेफ करेंगे ही करेंगे, सबके हितों की को सेफ हम करेंगे, और ये सब सोचेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मैनेजमेंट सोचेगा, सबसे गेट पे जो खड़ा हुआ इंसान है उससे लेकर और जो ओनर हैं वहाँ तक सुरक्षा सब सोचेंगे, क्वालिटी सब सोचेंगे, प्रोडक्टिविटी सब सोचेंगे, तब मज़ा आएगा। एक आदमी के सोचने से नहीं होगा ना। अच्छा जब होगा, जब खराब होता है तब भी एक आदमी खराब नहीं कर पाता। ये जो कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, कुछ ना कर पाती है एक मछली को हम खा जाएंगे पकड़ के, बाहर निकाल के लात मार के निकाल देंगे। एक से कुछ नहीं होता है, सब मिलके खराब होते हैं ना, तो खराब होता है मामला। इसी तरह अच्छा भी तभी होगा जब सब मिलकर उसको अच्छा करें। तो ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है सबकी। आज के इस लेक्चर में कोई आपका सवाल हो तो पूछे प्लीज़, क्योंकि फिर कल हम अगले उस पर जाएंगे और आगे की चीज़, इसके टूल्स और गेजेस के बारे में समझना चाहेंगे। कोई आपका सवाल है बेटा, कोई दिमाग में आ रहा हो तो आज इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।